भी पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो इस पे कोई पॉइंट P ले लिया पैराबोला पे 80 स्क्वायर कॉमा 280, उस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा, ठीक है, उसका जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा y इक्वल्स टू -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि मान लो इस नॉर्मल में खासियत ये हो जाए कि नॉर्मल h, k से पास कर जाए। ठीक है, तो ये नॉर्मल मान लो h, k से पास कर रहा है, तो h, k इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो h, k को इसमें डाल दिया, तो k इक्वल्स टू -th प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ये लिखा जा सकता है। तो ये t में एक क्यूबिक मिल गया, और इसको अच्छे से लिखा तो कुछ ऐसा दिखेगा, 80 क्यूब प्लस 80 क्यूब प्लस 2a माइनस h, 80 क्यूब प्लस 2a माइनस h टाइम्स ऑफ t माइनस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं, t1, t2 एंड t3। तो h, k से पास होने वाले मैक्सिमम 3 टेंजेंट हो सकते हैं, सॉरी 3 नॉर्मल हो सकते हैं h, k से पास होने वाले। ठीक है, तो एक का पैरामीटर t1 होगा, तो दूसरे का पैरामीटर t2 होगा, तो तीसरे का पैरामीटर t3 होगा। फिर यहाँ से अपने को थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा के समेशन t1 निकला, जो कि 0 के बराबर आया, क्योंकि टी स्क्वायर का टर्म नहीं है इसमें। फिर समेशन t1 t2 मिलेगा, दो के प्रोडक्ट का सम, तो वो आ जाएगा 2a माइनस h बाई a, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि t1 t2 t3 विच इज इक्वल्स टू k बाई a। ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहाँ से जो हमने एक प्रॉपर्टी पर, अब यहाँ से हमने एक चीज देख रखा था, यानी कि नोट 1 में जो लिखने लायक बात है वो हम देख चुके हैं पिछले क्लास में ही। उसमें क्या हमने देखा था कि चूंकि समेशन t1 0 हो रहा है, इसका मतलब कि t1 प्लस t2 प्लस t3 0 हो रहा है, इसका मतलब कि 2a t1 प्लस 2a t2 प्लस 2a t3 0 हो रहा है, इसका मतलब कि y1 प्लस y2 प्लस y3 0 हो रहा है। इसका मतलब कि मान लो एक पैराबोला है, पैराबोला पे 3 को नॉर्मल पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो एक का x1 y1 कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो अगर इन तीनों पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट के हेल्प से, यानी को नॉर्मल पॉइंट्स को अगर वर्टाइसेस मान के एक ट्रायंगल बनाया जाए, तो उस ट्रायंगल का जो क्या उसको बोलते थे, सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, उसका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, तो y1 प्लस y2 बाई 3 0 है, तो कॉमा 0। तो इसका मतलब कि वो हमेशा एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहाँ से हमने एक नोट लिख लिया था, वो लास्ट क्लास में शायद कर लिए थे, ये वाला पॉइंट। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस, triangle with vertices as co-normal points, triangle with vertices as co-normal points will have centroid at axis of parabola। तो पैराबोला के एक्सिस पे सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, ये तो हमारा नोट 1 था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नाम की चीज थी नहीं, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, हमने जस्ट रिकैप किया इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकंड नोट क्या हो सकता है, नोट 2। ठीक है, तो अगर हम निकालें t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ t1 t2
प्लस T2 T3 प्लस T3 T1, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिंपली T1 प्लस T2 प्लस T3 के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ये निकाला गया है, यानी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं समेशन T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन T1 होल स्क्वायर माइनस 2 समेशन T1 T2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इतना कुछ तो हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकलेगा, तो अपने को समेशन T1 0 दिया हुआ है, ठीक है, और समेशन T1 T2 क्या निकाले थे, देख लो, समेशन T1 T2 निकला हुआ था हमारा 2a माइनस h बाई ए, ठीक है, तो 2a माइनस h बाई ए लिख लिया, 2 टाइम्स ऑफ 2a माइनस h बाई ए, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या देखा कि जो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर को अच्छे से लिखेंगे तो 2 पॉजिटिव नंबर है, ए भी पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला में शुरू से a को पॉजिटिव लेके चल रहे थे, तो a पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, अंदर क्या मिल जाएगा h माइनस 2 है, ठीक है, और ये हो गया समेशन ऑफ T1 स्क्वायर के बराबर। तो ये स्क्वायर्स का सम लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, स्क्वायर्स का सम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर T1 T2 T3 रियल हो, अगर T1 T2 T3 रियल हो, यानी इफ T1 T2 T3 इज रियल, अगर T1 T2 T3 रियल हुआ तो रियल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, हेलो। तो अगर T1 T2 T3 रियल हो गया तो इसका मतलब कि h मतलब 2/a तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, तो h माइनस 2a को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या मिला कि h माइनस 2a शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, तीनों रियल हो एंड डिस्टिंक्ट हो, सपोज अगर डिस्टिंक्ट भी बोल दिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट, T1 T2 T3 रियल भी और डिस्टिंक्ट भी है, तो देख लो 0 इक्वालिटी होल्ड कब करेगा, इक्वालिटी होल्ड तब करेगा जब T1 भी 0 हो जाए, T2 भी 0 हो जाए, T3 भी 0 हो जाए, यानी कि ये h माइनस 2 0 के बराबर कब होगा, जब T1 T2 T3 तीनों एक ही पॉइंट पे आ जाए और t बराबर 0 आ जाए, ठीक है। इसका मतलब कि जब h की वैल्यू 2a के बराबर होगी तो एक ही नॉर्मल ड्रॉ हो सकता है, वो कौन सा नॉर्मल ड्रॉ हो सकता है, वर्टेक्स एक्सिस हो जाएगा खुद ही नॉर्मल, मतलब जहां वर्टेक्स पे T0 होता है ना, ठीक है, तो मान लो कि h बराबर 2a कहीं पे कुछ है, सपोज ये h बराबर 2a है, तो h बराबर 2a से जो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, वो खुद कौन सा नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, वो एक्सिस हो जाएगा, खुद एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो मान लिया जाए T1 T3 रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए, यानी कि 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है, मान लो सपोज h कॉमा k से 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है, तो T1 T3 रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, जब रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, इक्वालिटी नहीं होल्ड कराएंगे, सिर्फ ग्रेटर देन 0, तो h माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। इसका मतलब कि ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट, h क्या था, x कोऑर्डिनेट था पॉइंट का, जिस पॉइंट से नॉर्मल पास हो रहा था, तो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2a से बड़ा है, ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 2a से बड़ा है, वहां से 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है। अपने को ये समझ में आ गया, तो 3 नॉर्मल कौन से रीजन से ड्रॉ किया जा सकता है, तो देख लिया हमने, ये हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस से बोल दो, छोड़ो हटाओ, एक्स एक्सिस बोल दिया इसको, ओके। ये हो गया वर्टेक्स, वर्टेक्स को v बोल दिया, फोकस को बोल दिया a,0, फोकस विल बी इक्वल्स टू a,0, तो ये जो लाइन आया ये x बराबर 2a लाइन आ गया, तो h कोऑर्डिनेट यानी ऐसा पॉइंट जो h जिसका h कोऑर्डिनेट जो है वो 2a से बड़ा हो, ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 2a से बड़ा हो, वो इस रीजन में आएगा, और जो पैराबोला के अंदर लाई करे, ठीक है। तो ये रीजन बनेगा जो ग्रीन से हमने शेड करके बनाया, ठीक है। इस रीजन में अगर तुम कोई भी पॉइंट ले लेते हो, कोई भी पॉइंट ले लो, पॉइंट P ले लो, h, k,
तो h जो है वो 2a से बड़ा है दिख रहा है, तो वहां से हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ये सीखा, यानी कि इस जो व्हाइट पोर्शन है, यानी कि हम रीजन नाम दे देते हैं, इसको रीजन 1 बोल दिया, ग्रीन वाले को रीजन 2 बोल दिया, व्हाइट वाले को रीजन 1 बोल दिया। तो जो ग्रीन वाला रीजन है वहां पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां से पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये हमारा यही क्वेश्चन बताता है, ठीक है। तो 3 नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कंडीशन समझ में आ गया कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2a से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ हो ही जाए, है ना। बट अगर 3 नंबर ड्रॉ होना है तो फॉर श्योर h को 2a से बड़ा होना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लिख लेंगे, एक नोट करके लिख लिया, क्या लिख लिया, फ्रॉम द पॉइंट which have x coordinate greater than 2a, 3 normals can be drawn। यहाँ पे कैन वर्ड यूज किया है, इसका ध्यान रखना है, कैन बी डॉन। मतलब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हर पॉइंट से, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2a से बड़ा हो वहां से 3 नंबर ड्रॉ हो ही जाएगा। बट 3 नंबर ड्रॉ होने के लिए कंडीशन फॉर श्योर क्या होना चाहिए कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 2a से बड़ा होना चाहिए फॉर श्योर। तो हम ये बोल सकते हैं, तो फ्रॉम द पॉइंट विच हैव एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 2a 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। तो ये बात लिख लिया, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 नॉर्मल तभी ड्रॉ होगा जब h की वैल्यू 2a से बड़ी होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोट 2, इसको लिख लो। अब नेक्स्ट नोट 3 लिखा, ये सारे हम को नॉर्मल पॉइंट्स की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अभी यहाँ से क्या देखते हैं कि तुम्हारा इंट्यूशन क्या बोलता है कि अगर एक पैराबोला और एक सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो कितने पॉइंट पे कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अगर एक पैराबोला और एक सर्कल अगर इंटरसेक्ट करे तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कर सकता है। तो बाय इंट्यूशन हम बोल सकते हैं कि 4 पॉइंट पे कर सकता है। अगर एक पैराबोला एक सर्कल को इंटरसेक्ट कराए तो बाय इंट्यूशन अपने को ऐसा लग रहा है, बाय डायग्राम, है ना। बट मैथमेटिकली इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एक सर्कल और एक पैराबोला 4 पॉइंट पे कट करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, सर्कल का इक्वेशन ले लिया, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। और पैराबोला का इक्वेशन ले लिया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो देखते हैं दोनों कितने जगह पे कट कर सकता है मैक्सिमम। यहां से हम x को लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है। तो जहां जहां इक्वेशन में x लिखा हुआ है वहां वाई स्क्वायर बाई 4 डाल दो, ठीक है। x के जगह पे वाई स्क्वायर बाई 4a डाल दिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो डाल दो, तो कितना आ जाएगा, जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो 4x लिख सकते हैं, प्लस 2gx तो 2gx ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक मिनट, करना क्या है, वाई में बनाना है, सॉरी। तो x को लिख सकते हैं वाई रेस टू, मतलब x की जगह पे वाई स्क्वायर बाई 4 लिख लिया, तो वाई स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, x को लिख लिया वाई स्क्वायर बाई 4a, तो हर जगह x को वाई स्क्वायर बाई 4a लिख रहे हैं, प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सबको क्या कर लो, 16a स्क्वायर यानी 4a के होल स्क्वायर से सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 16a स्क्वायर से सारे टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को y रेस टू 4 मिलेगा, प्लस 16a स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2g इंटू 16a स्क्वायर से करें तो 4a बच जाएगा ऊपर में, इतना टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, प्लस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4a स्क्वायर से मतलब 4a के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 16a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 32f a स्क्वायर वाई
प्लस 16a² c इक्वल्स टू 0। यानी इन शॉर्ट एलसीएम ले लिया सिंप्लीफाई करने के लिए, ऐसा कुछ हो गया। तो हमने ये जो एक्सप्रेशन देखा वो बेसिकली क्या बन गया, ये एक्सप्रेशन बन गया y⁴ प्लस इसमें y³ का टर्म नहीं दिख रहा है, तो y⁴ प्लस 0 टाइम्स ऑफ y³ लिख सकते हैं, प्लस y² के साथ कितना आ जाएगा, y² के साथ आ जाएगा 16a², y² के साथ कितना आ जाएगा 16a² प्लस 8ag। सही है, जो भी है कितना आ जाएगा 16a² प्लस 8ag, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारा y² के साथ। फिर समटाइम्स ऑफ y में क्या आ जाएगा 32a² f टाइम्स ऑफ y, ये y के साथ आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 16a² c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि ये बेसिकली क्या बन गया, ये y में 4 डिग्री का इक्वेशन मिला, 4 डिग्री का पोलिनोमियल मिला। तो इसके 4 रूट्स आएंगे, एक आएगा y1, एक आएगा y2, एक आएगा y3, एक आएगा y4। तो इसके मैक्सिमम 4 रूट हो सकते हैं, इसके मैक्सिमम 4 रूट हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो सर्कल पैराबोला को कट कर रहा होगा वो 4 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, एक का y कोऑर्डिनेट y1 होगा, तो एक का y कोऑर्डिनेट y2 होगा, एक का y कोऑर्डिनेट y3 होगा, और एक का y कोऑर्डिनेट y4 होगा, है ना। तो मैक्सिमम 4 रूट हो सकते हैं इस इक्वेशन के, तो यानी कि एक सर्कल मैक्सिमम 4 पॉइंट पे पैराबोला को कट कर सकता है, 4 से ज्यादा पॉइंट पे कभी नहीं कट कर सकता है, 5 पॉइंट पे कभी नहीं कट करेगा एक सर्कल एक पैराबोला को। पहला बात तो ये समझ में आ गया इस इक्वेशन को देख के। ठीक है, एक और अच्छी बात समझ में आ रही है। ठीक है, पहले तो ये समझ में आ गया कि हेंस अ सर्कल एंड पैराबोला कैन इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट 4 पॉइंट्स ओनली। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। इसमें एक चीज और ध्यान रखो कि यहाँ से अगर तुम समेशन सम ऑफ रूट्स निकालें, ठीक है, तो यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 निकाले, तो चूंकि y³ का कोफिशिएंट 0 है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ये y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 की वैल्यू 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? ओके, तो मान लो कि तुम्हें पता हो, क्या पता हो कि y1 y2 y3 मान लो को नॉर्मल पॉइंट है ना। यानी यहां से हम इफ अज्यूम कर लिए कि पॉइंट ए जिसका y कोऑर्डिनेट y1 है, पॉइंट बी जिसका y कोऑर्डिनेट y2 है, और पॉइंट सी जिसका y कोऑर्डिनेट y3 है, तो इफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर को नॉर्मल पॉइंट्स, तो अगर एबीसी को नॉर्मल पॉइंट हो गया, इसका मतलब को नॉर्मल पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का सम क्या होता है, 0। हेलो, पढ़े हैं पीछे प्रॉपर्टी? तो y कोऑर्डिनेट यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 को पक्का क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि y4 भी 0 होगा, तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। हेलो, तो इफ एबीसी आर को नॉर्मल पॉइंट्स देन y4 इक्वल्स टू 0। y4 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, y4 कौन से पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, पैराबोला पे ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, वो वर्टेक्स होता है। हेलो, होता है ना वर्टेक्स? हाँ, तो इसका मतलब कि जो चौथा पॉइंट होगा पक्का वर्टेक्स होगा। ये समझ में आया? तो पहले इतना बात लिख लो, इसको हम थोड़ा नोट करके लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट करके, कि सर्कल पासिंग थ्रू एनी 3 कोनॉर्मल पॉइंट, circle passing through any 3 co-normal points on parabola always passes through its vertex। समझ में आया क्या कहना चाह रहे थे? कहना हम ये चाह रहे थे कि मान लो एक पैराबोला है और इस पे 3 को नॉर्मल पॉइंट है, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो अपने को पता है कि कोनॉर्मल पॉइंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या होता है, 0 होता है।
बट मान लो कि एक सर्कल है, तो सर्कल जो है वो इसको 4 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, तो मान लीजिए डी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर सर्कल 4 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, तो वहां से जो वाई में बाई क्वाड्रेटिक मिला, 4 डिग्री का पोलिनोमियल मिला, उसमें क्यूबिक टर्म नहीं है। इसका मतलब कि y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 की वैल्यू 0 है, ये तो फॉर श्योर है। और ये भी पता है कि ये तीनों 0 है, इसका मतलब y4 को 0 होना पड़ेगा पक्का, ठीक है। तो डी पॉइंट पक्का कौन सा पॉइंट हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। समझ में आया बात, आ रहा होगा समझ में बात। तो सर्कल जो है वो इन चारों पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो चौथा पॉइंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, चौथा पॉइंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं इजिली। अगर मान लिया जाए कोई सर्कल पैराबोला को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, जिसमें से 3 पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट है, तो चौथा पॉइंट पक्का वर्टेक्स होगा। समझ में आया, यही कहानी है। हाँ। तो पीछे का स्लाइड लिख लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लिया, मतलब नेक्स्ट जो है वो नोट 4 करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लिया कोनोमल पॉइंट्स का। इसमें खासियत ये है, जैसे मान लो ये तो कोनोमल पॉइंट का नहीं, ये तो नॉर्मल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। मान लो ये एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्स, ये पैराबोला मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया। इस पे कहीं कोई पॉइंट है P जिसका पैरामीटर T है, वहां से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो नॉर्मल मान लो एक्सिस को Q पॉइंट पे कट किया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, अगर तुम PQ का प्रोजेक्शन निकालो, यानी प्रोजेक्शन ऑफ PQ, प्रोजेक्शन ऑफ PQ अलोंग एक्सिस ऑफ पैराबोला, PQ अलोंग एक्सिस ऑफ पैराबोला। इस PQ के लिए एक स्पेशल नाम यूज होता है। PQ क्या बोलते हैं, हेलो, नॉर्मल, मतलब PQ स्पेशल नाम क्या, नॉर्मल हो गया, सही बात है, सेगमेंट ऑफ नॉर्मल है ना, इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस एंड पैराबोला, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ PQ अलोंग एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है, तो उसका लेंथ क्या आ जाएगा, ये वाला लेंथ आ जाएगा। तो ये लेंथ कौन सा लेंथ होगा, अपने को ये निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो 80 स्क्वायर 280 है। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो 80 स्क्वायर 280 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को ग्रीन वाला लेंथ निकालना है। उसके लिए हमने क्या किया, पहले पॉइंट P पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, तो आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस TX प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, सही है। अब अपने को क्या चाहिए, ये नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, ये नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे, मतलब एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो उसमें क्या कर लो, y को 0 रख दो, जब y आएगा तो माइनस TX, तो TX को इधर रख दो, मतलब लेफ्ट साइड लेते हैं, तो TX इज इक्वल्स टू T टाइम्स ऑफ 2A प्लस 80 स्क्वायर, T से T खत्म, तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2A प्लस 80 स्क्वायर। यानी कि पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट आएगा, पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट आएगा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2A प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है। पॉइंट Q कोऑर्डिनेट निकल गया, तो जो लेंथ आया, यानी कि मान लो पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो M पे गिरा, ठीक है। तो MQ का जो लेंथ आ गया है ना, वो कितना आ जाएगा, तो इस पूरे को होना है 2A प्लस 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर पहले लेंथ पर समझ में आ गया। जो ग्रीन वाला लेंथ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं क्या, हेलो, हाँ, तभी तो 2A प्लस 80 स्क्वायर आ पाएगा, Q का कोऑर्डिनेट, समझ में आया बात। तो इसका मतलब कि ये 2A के बराबर आ गया, यानी कि सेमी लैटिस रेक्टम के बराबर आ गया। यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ PQ जो होता है, नॉर्मल का प्रोजेक्शन अगर हम एक्सिस पे लें तो वो सेमी लैटिस रेक्टम के बराबर आता है ना। ये हमारा नेक्स्ट नोट हो गया। तो हम बोल सकते हैं ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कोनिक सेक्शन में प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला,
अब देखो ये चूंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए 2 है तो सबके लिए 2 होगा, ये तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो अगर ऑब्लिक पैराबोला भी है, ठीक है, तो भी एक्सिस पे अगर किसी लाइन का प्रोजेक्शन, नॉर्मल का प्रोजेक्शन निकालेंगे तो वो भी सिमिलर सेक्टम के बराबर ही आएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू सेमी लैटस रेक्टम। सेमी लैटस रेक्टम, खत्म बात, ठीक है, ये लिख लिया। एक चीज और है जो काफी अच्छा पॉइंट है नेक्स्ट वाला, पहले इसको लिख लो जल्दी से। ठीक है, आई होप लिख लिए होगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने T1, T2, T3 में बहुत सारे रिलेशन लिखे थे स्टार्टिंग में। क्या क्या रिलेशन लिखे थे कि समेशन T1 0 के बराबर होता है, समेशन T1 T2 2a माइनस h अपॉन a के बराबर होता है, और T1 T2 T3 k बाई a के बराबर होता है, ठीक है। तो जो तीनों पैरामीटर का जो प्रोडक्ट होता है वो k बाई a के बराबर होता है। तो हम उसको यूज करके भी कुछ नया बात निकाल सकते हैं, और नया बात क्या निकाल सकते हैं देख लो। तो नोट 5 ले लिया। नोट 5 में क्या कहा जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि मान लो कभी ऐसा सिचुएशन आ गया, मान लो कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी से नॉर्मल ड्रॉ किया। तो पॉइंट ए से नॉर्मल ड्रॉ किए, पॉइंट बी से भी नॉर्मल ड्रॉ किए, और दोनों नॉर्मल पैराबोला पे ही इंटरसेक्ट कर गया। दो नॉर्मल क्या है, पैराबोला पे ही इंटरसेक्ट कर गया। तुम ऐसा अज्यूम कर लो, थोड़ा कम समझ में आएगा तो थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लो पॉइंट पी यहाँ पे है, सपोज पॉइंट पी h, k है। तो यहाँ से मान लो 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो 1 फुट ऑफ नॉर्मल आ गया ए पॉइंट, 1 फुट ऑफ नॉर्मल आ गया बी पॉइंट, और 1 फुट ऑफ नॉर्मल आ गया सी पॉइंट। सही है। ऐसा ये सिनेरियो तो अपने को दिमाग में है ही, इसमें कोई समस्या नाम की चीज है ही नहीं। ऐसा सिनेरियो दिमाग में है। मान लो कि ऐसा आ जाए कि पॉइंट पी जो है वो पैराबोला पे ही लाई कर जाए, पॉइंट पी जो है पैराबोला पे लाई कर जाए, यानी पॉइंट पी और पॉइंट सी जो है, पॉइंट पी और पॉइंट सी जो है वो कोइंसाइड कर जाए, एक ही जगह पे आ जाए। तो पॉइंट पी मूव करते 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 पॉइंट सी पे पहुंच गया, ठीक है। तो यानी कि यही पॉइंट पी भी है और यही पॉइंट सी भी है, बोल सकते हैं। अगर हम पॉइंट सी के नजरिए से इसका कोऑर्डिनेट देखें तो हम क्या लिखेंगे, a t3 स्क्वायर कॉमा 2a t3। अगर हम पॉइंट पी के नजरिए से इसका कोऑर्डिनेट देखें तो इसको h कॉमा k बोलेंगे। हेलो, समझ में आ रहा होगा बात? हाँ। ठीक है, यानी कि तुम कह सकते हो जो थर्ड नॉर्मल है उसका लेंथ 0 हो गया, यानी कि पीसी इतना छोटा लेंथ का हो गया कि थर्ड नॉर्मल का लेंथ 0 हो गया, कह सकते हैं काइंड ऑफ, है ना। तो नॉर्मल 1 ये है, नॉर्मल 2 ये है, नॉर्मल 3 ये था। तो अगर पॉइंट पी सी पे पहुंच जाएगा, दोनों कोइंसाइड करने लगेगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो थर्ड नॉर्मल का लेंथ है वो 0 हो गया, है ना। तभी तो पी और सी कोइंसाइड कर पाएगा। तो अगर पी के नजरिए से देखें तो h कॉमा के पॉइंट है, सी के नजरिए से देखें तो 83 स्क्वायर कॉमा 283 पॉइंट है, और ए का पॉइंट तो खैर क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ए का तो वही 81 स्क्वायर कॉमा 281, और बी का 82 स्क्वायर कॉमा 282। ठीक है, तो ए बी और सी पॉइंट ऐसा है कुछ। तो ए बी सी पॉइंट भी कोनॉर्मल पॉइंट है, ऑफ कोर्स कह सकते हैं, समझ सकते हैं वैसा। ए बी सी भी क्या है, कोनॉर्मल पॉइंट है ना, ऐसा बोला जा सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से T1 इंटू T2 इंटू T3 की वैल्यू k बाई ए, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, कि ये k बाई ए के बराबर होता है। तो अब देखो k बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, तो k जो है वो 2a T3 के बराबर हो जाएगा। k जो है वो 2a T3 के बराबर हो जाएगा जब ऐसा सीन आ रहा होगा, यानी कि किसी दो पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो पैराबोला पे ही इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। तो k कैन बी रिटन एज 2a T3। तो यहाँ से लिखेंगे T1 इंटू T2 इंटू T3 इक्वल्स टू k के जगह पे लिख लिया 2a T3 डिवाइड बाई a। तो a से a कैंसल, T3 से T3 कैंसल, तो यहाँ से जो T1 T2 आ गया वो आ गया 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत ही काम का चीज निकला, और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है, इसको भूलना तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसमें T1 T2 के लिए 2 आती है कब, इफ नॉर्मल, यानी कि लिख लिया इफ नॉर्मल्स
if normals at T1 and T2 intersects at parabola itself, अगर T1 T2 पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया अब वो पैराबोला पे ही इंटरसेक्ट करेगा, पैराबोला इटसेल्फ, देन T1 T2 इक्वल्स टू 2, तो T1 T2 की वैल्यू जो होगी वो 2 के बराबर होगी। ठीक है, समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया इसको। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। हाँ। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉमन टेंजेंट निकालने का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे मान लो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, find the equation of common tangents to the curve दिया हुआ है y square equals to 4x and x square equals to 4y सपोज। ठीक है, इन दोनों पैराबोला पे कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट चाहिए। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, कैसे निकाल सकते हैं? यानी कि तुम ध्यान से देखो तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला ऐसा होता है, तो इसको पहले वाले को पैराबोला 1 बोल दिया, दूसरे वाले को पैराबोला 2 बोल दिया। पैराबोला 2 का इक्वेशन कैसा हो जाएगा? y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, मतलब शायद इस तरह का होगा, देख लो एक बार, ऐसा होना चाहिए ना। तो दोनों पे कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। दोनों पे जो कॉमन टेंजेंट आएगा वो डायग्राम के हिसाब से अगर तुम जूम कर पाओ तो कुछ ऐसा आना चाहिए। हेलो, ये जो ग्रीन से जो हमने लाइन बनाया ये दोनों पे टेंजेंट है। ये लाइन में क्या खासियत है? दोनों पे टेंजेंट है, तो ये जो ग्रीन वाला लाइन है वो दोनों का कॉमन टेंजेंट है, कह सकते हैं। समझ में आया बात? ठीक है, तो अपने को बेसिकली यही निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो उसके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीके तो ऑलरेडी पता होना चाहिए, तुम लोगों को पता होगा भी, और कुछ नया तरीका सीखोगे में भी। तो चलो, तो अपने को फिर से कर्व ले लिया, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो दोनों के लिए a का वैल्यू क्या 1 है, दोनों कर्व के लिए a का वैल्यू 1 गिवन है अपने को, इसका मतलब। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या कर लोगे, सबसे पहला तरीका जो क्वेश्चन का बोला जा रहा है, फर्स्ट तरीका क्या है, यानी फर्स्ट टाइप का तरीका कब लगाते हैं, यानी कि मेथड 1। चलो, कॉमन टेंजेंट निकालने का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो इसमें मेथड 1 करके लिख लिया, मेथड 1। तो मेथड 1 कब लगाएंगे? व्हेन बोथ कर्व्स आर नोन, बोथ कर्व्स आर नोन, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ कर्व्स आर नोन हम बोल रहे हैं, व्हाट इट मींस। तो दोनों कर्व जो है वो नोन है, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को दोनों पे टेंजेंट का क्वेश्चन लिखने आता है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे भी टेंजेंट का क्वेश्चन लिखना आता है, और x स्क्वायर इक्वल टू 4y पे भी टेंजेंट का क्वेश्चन लिखना आता है। ठीक है, तब ये चीज कर पाएंगे। समझ आ रहा होगा? ओके, तो अब मुझे बताना कि मान लो पहला वाला कर्व पे टेंजेंट का क्वेश्चन अपने को पता है t के टर्म्स में, तो वो क्या होता है, वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है तो x प्लस ए टी स्क्वायर, ऐसा कुछ होना चाहिए। हेलो, पहला वाला पे टेंजेंट का इक्वेशन ये आ जाएगा, दूसरे वाले पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, दूसरे वाले कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन। हेलो, पहले वाले पे क्या हो जाएगा, वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा?
xt y plus t square. एक्स टी इक्वल्स टू वाई प्लस टी स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा यहाँ तक पहुंच गए। फिर उसके बाद अब देखो हम कर रहे हैं इसमें गलती ढूंढना, कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन करेंगे गलत तरीके से और तुम्हें फाइंड आउट करना है कहाँ गलती कर रहे हैं। तो हमने वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर लिख लिया पहले वाले कर्व पे अपने को, चूंकि टेंजेंट का क्वेश्चन याद है लिख लिया। दूसरे वाले कर्व पे भी समहाउ लिखने आता है टेंजेंट का क्वेश्चन, तो लिख लिया, ठीक है। फिर इसका मतलब कि दोनों सेम लाइन है, दोनों सेम लाइन है, तो दोनों लाइन को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1/tx प्लस टी, और ये आ जाएगा y इक्वल्स टू tx माइनस टी स्क्वायर। तो अगर हम दोनों लाइन को कंपेयर करेंगे, ठीक है, यानी कि दोनों सेम ही लाइन है, मतलब कह सकते हैं दोनों दोनों ही लाइन क्या है, दोनों के दोनों लाइन क्या है, पैराबोला पे टेंजेंट है ना। और अगर दोनों सेम लाइन हो जाएगा तो कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। तो हमने दोनों लाइन को कंपेयर कर दिया, तो 1/t बराबर t आ जाएगा यहाँ से। और सेकंड, ठीक है, 1/t बराबर t आ गया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया सपोज, तो 1/t बराबर t आ गया। ओके, अबे यार, हाँ, 1/t बराबर t आ गया, ऐसा कर दिए। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। टी स्क्वायर का वैल्यू -1 आ गया, हाँ। तो फिर नेक्स्ट वाले को इक्वेट किया, बाकी टर्म भी तो सेम होगा, तो t बराबर -t² हो गया। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। फिर बाकी दोनों को इक्वेट किया, तो t बराबर -t²। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, t की वैल्यू कैसे लिखें, चलो, t² प्लस t बराबर 0, t² प्लस t बराबर 0, t कॉमन ले लिया, तो t + 1 बराबर 0। तो या तो t की वैल्यू 0 या तो t की वैल्यू -1। दोनों में जो कॉमन आंसर आ गया वो t बराबर -1 आ गया। दोनों में जो कॉमन t की वैल्यू आ गया वो t इक्वल्स टू -1 आ गया। तो हम किसी भी एक इक्वेशन में t की जगह पे -1 डाल देंगे, तो अपने आप क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। तो -y इक्वल्स टू x + 1, यानी -1 का होल स्क्वायर t की जगह पे, इस वाले एक्सप्रेशन में t की जगह पे क्या डाल दिए, -1 डाल दिए। तो ऐसा कुछ बनना चाहिए। हेलो, तो y इक्वल्स टू -x - 1, तो ये आंसर आ गया। ये सही है क्या? हेलो, कहाँ गलती की है इसमें, क्या गलती की है इसमें? रेशियो नहीं लिया, क्या क्या क्या? रेशियो नहीं लिया कंपेयर करने वक्त। अच्छा ठीक है, रेशियो ले लो तो भी बात बराबर ही आएगा, कर लो, रेशियो ले लो, क्योंकि y1 देखो, दोनों का y का कोफिशिएंट का अगर रेशियो लोगे तो 1/1 आएगा। अगर मान लो तुम्हें दो लाइन को कंपेयर करना है जिसमें से किसी एक चीज का कोफिशिएंट पहले से इक्वल दिया हुआ है, तो बाकी बराबर ही होगा। जरूरी तो नहीं कि हर बार रेशियो ही ले। जैसे मान लो y इक्वल्स टू, समझ में आ रहा होगा बात जो बोलना चाह रहे हैं, तो वो गलती नहीं है जो तुम सोच रहे हो। लाइक जैसे मान लो 3x + 4y इक्वल्स टू c, ये एक लाइन है। दूसरा लाइन है, मान लेते हैं दूसरा लाइन है ax + 4y इक्वल्स टू 9। तो अगर कोई भी एक कोफिशिएंट सेम हो गया, जैसे x का चाहे y का, या कांस्टेंट टर्म भी सेम हो गया, वटेवर, तीनों में से कोई भी एक चीज, a b c में से तीनों भी कोई एक चीज सेम हो गया, जिसका मतलब कि बाकी अगर तुम रेशियो लोगे तो 3/a इक्वल्स टू 4/4, तो 1 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू c/9, ऐसा ही लिखोगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि 3 बराबर 1 और c बराबर 9। तो अगर एक चीज सेम हो गया, कोई भी एक वेरिएबल सेम हो, मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी x का या y का या कांस्टेंट टर्म, तीनों में से कोई भी एक चीज सेम हो गया, तो बाकी को डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं, रेशियो लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। रेशियो जो तब पड़ेगा जब तुम्हें सेम नहीं दिया हुआ रहेगा। तो हमने इस तरह से लिखा ही लाइन का इक्वेशन कि y बराबर mx + c के फॉर्म में लिख लिया, तो y के कोफिशिएंट को सेम बना दिया दोनों पे, तो इसका मतलब कि x का कोफिशिएंट भी सेम होगा और कांस्टेंट टर्म भी सेम होगा। तो वो गलती नहीं है, तो गलती कहाँ पे की है सर t = 0 लेना पड़ेगा। क्यों t को 0 क्यों लेंगे? t तो कॉमन वाला t होना चाहिए ना, ऐसा t होना चाहिए दोनों में कॉमन हो, ऐसा t होना चाहिए जो दोनों पे कॉमन हो, क्योंकि एक ही लाइन, सेम ही लाइन है, तो t कैसे हो जाएगा? t को 0 तो पहले का आंसर नहीं आया, पहले का आंसर t इक्वल्स टू +-1 आया, दूसरे का आंसर t इक्वल्स 0 और -1 आया। जो कॉमन आंसर होगा वही लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। तो गलती कहाँ पे बताते हैं, ऐसा मिस्टेक करता है लोग, इसीलिए दोबारा ऐसी मतलब ऐसा गलती कभी नहीं होना चाहिए।
तो इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक ये है, देखो क्या क्या गलती की है, तो हम पूरा मिटा रहे हैं और बताते हैं क्या गलती हुआ इसमें। और ऐसा गलती करता है लोग, बहुत फ्रिक्वेंटली करता है। और क्या फ्रिक्वेंटली गलती करता है बताता हूँ मैं। ये जो y t इक्वल्स टू x प्लस ए टी स्क्वायर हम पैराबोला का इक्वेशन लिखते हैं, y t इक्वल्स टू x प्लस ए टी स्क्वायर, जो टेंजेंट ऑफ पैराबोला पे टेंजेंट का जो इक्वेशन लिखते हैं वो कौन से पॉइंट पे होता है, ए टी स्क्वायर कॉमा 280 पॉइंट पे होता है, या यूं कहें कि टी पॉइंट पे होता है, ऐसा पॉइंट पे जिसका पैरामीटर टी हो। तो मान लो एक पैराबोला ये है, x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया, एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, ठीक है, और एक पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है। कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, मान लो ऐसा पैराबोला हो रहा होगा। तो अपने को इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट चाहिए, तो हमें डायग्राम से दिख रहा है कि कॉमन टेंजेंट विल लुक लाइक दिस। कॉमन टेंजेंट जो वो कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं दिख रहा, बट मान लो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, ऊपर वाला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे एक पैरामीटर t बोल दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे हमने एक पैरामीटर क्या बोल दिया, t बोल दिया। सपोज कि कोई t पॉइंट होगा, तो t पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, y t इक्वल्स टू x प्लस ए टी स्क्वायर। सही है, इसमें कोई गलती नाम की चीज नहीं है, परफेक्ट, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y पे जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे उसका पैरामीटर तो अलग होगा, हो जाएगा ना, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग है। तो हमने पिछला में क्या किया, पिछला में दोनों को सेम ही पॉइंट पे लिख लिए, पिछला में t पे ही लिख लिए। लेकिन पिछला क्वेश्चन में क्या किए कि दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम ही मान लिया, ऐसा थोड़ा ना होगा, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग होगा ना। तो हमने पीछे जो अभी गलत तरीका किया था उसमें क्या किया था, उसका इक्वेशन अगर तुम ऐसे लिखते हो x t इक्वल्स टू y प्लस ए टी स्क्वायर, अगर तुम ऐसा लिखते हो तो दोनों के लिए पैरामीटर क्या हो गया, सेम हो गया। समझ आया बात, दोनों का पैरामीटर सेम थोड़ा ना होगा, दोनों का टी टी थोड़ा ना होगा, अगर एक का टी वन होगा तो एक का टी टू होगा। समझ आया बात, तो तुम अगर ऐसे लिखोगे तो सही है, टी वन टी टू, अब सही है। तो अब इसमें दो वेरिएबल आ गया, ठीक है। अब दो वेरिएबल भी निकाला जा सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है ना, क्योंकि दो इक्वेशन मिल रहा था, एक एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके और एक कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके, है ना। तो ऑफ कोर्स दो इक्वेशन मिल रहा है तो T1 T2 निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना थोड़ा ना अपने को तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में m में लिखना खास है, m में टेंजेंट इक्वेशन लिखने में फायदा होता है। क्यों, क्योंकि देखो पैरामीटर तो अलग अलग होगा दोनों के लिए, ठीक है। तो हम दोनों में सेम t यूज नहीं कर सकते हैं, बट क्या दोनों में सेम m यूज कर सकते हैं क्या? हेलो, m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, तो m कहाँ पे यूज होता है, समझ में आ गया बात, समझ में आया बात। m का यूजेस कहाँ पे ज्यादा है, कैसे कैसे सिचुएशन में m के टर्म्स में टेंजेंट लिखने में फायदा होता है, जब तुम्हें, क्योंकि m में एक अच्छी बात ये होती है कि m दोनों टेंजेंट के लिए सेम है, क्योंकि वो लाइन का स्लोप है, लाइन तो सेम ही है। जब लाइन सेम ही है दोनों के लिए m सेम ही होगा, दोनों के लिए स्लोप सेम ही होगा। बट t पैरामीटर होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों के लिए अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है बात जो हम बोलना चाह रहे हैं, आ रहा है ना। हाँ, तो ये गलती कर रहे थे पिछले वाले में, तो बहुत ही गलत, वो ऑप्शन में रहेगा तो वैसी गलती मत करना। तो जो हम गलत तरीका लिखे उसको लिखो, काटो कॉपी में, तब जाके तुम्हें एग्जाम में गलती नहीं करोगे। तो पहले उसको कॉपी में लिखो गलत तरीका, फिर काटो, क्योंकि बहुत लोग को प्रैक्टिस टीम हो जाता है तो सोचता है कि एम में क्यों करें, हम तो टी में ही करेंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं मजबूरी हो जाती है एम में करना, हालांकि इसको टी से भी कर सकते थे क्वेश्चन, है ना, ऐसा नहीं कि ये टी से नहीं होगा, बट T1 T2 लिख लो। अब कंपेयर कर लो, अब कंपेयर कर लो, तो चलो करके अब कंपेयर कर लेना टी के टर्म्स में, अपने हिसाब से कर लेना, तो T1 T2 वैल्यू निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, क्योंकि अपने को जब कंपेयर करेंगे तो अपने को दो इक्वेशन जरूर मिलेगा फॉर श्योर, है ना। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल निकल जाएगा फॉर श्योर T1 T2, है ना। ये एक तरीका हो गया, लेकिन अपने को सीखना क्या है, एम के टर्म्स में करने वाला काम सीखना है, ठीक है। तो यानी कि एम के टर्म्स में लिखेंगे तो फायदे में रहेंगे। अपने को ये चीज समझ में आ गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों का लिखना है, दोनों पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है एम के टर्म्स में, दोनों का एम सेम होगा, है ना। तो वेरिएबल एक ही क्रिएट होगा एम, और फिर एम का वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात।
m का वैल्यू जैसे ही निकाल लेंगे आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं, काम पे लग जाते हैं। तो हमने क्या किया कि पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे तो अपने को लिखने आता है। तो हमने क्या बोला कि मेथड 1 कब लगाएंगे, जब बोथ कर्व्स आर नोन, जब दोनों के दोनों कर्व हमारे लिए नोन होंगे तो मेथड 1 लगाएंगे, है ना। यानी कि दोनों पे m के टर्म्स में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब, नोन का मतलब क्या हो गया, जब तुम्हें कॉमन टेंजेंट निकालना हो किसी भी दो कर्व का और दोनों कर्व तुम्हारे लिए नोन हो, तो तुम क्या करोगे, मेथड 1 में क्या करो, अगर दोनों कर्व नोन है तो दोनों पे m के टर्म्स में टेंजेंट इक्वेशन लिखेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला के लिए जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट m के टर्म्स में होता है वो तो अपने को याद है, वो क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। हेलो, ये अपने को याद है, कोई दिक्कत ना, कोई चीज नहीं है। तो हमने कर्व 1 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया m के टर्म्स में, ठीक है। अब कर्व 2 पे टेंजेंट का क्वेश्चन लिखेंगे m के टर्म्स में। तो कर्व 2 पे अपने को याद नहीं है कि क्या होता है, तो हम t से कन्वर्ट करते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर होता, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का स्ट्रक्चर होता, तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता t के टर्म्स में वो क्या होता है, yt इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर। देखो, तो हमने बोला था क्या कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए याद रखेंगे, बट x स्क्वायर इक्वल टू 4y के लिए थोड़ा नहीं याद है अपने को, नहीं याद है ना। तो m के टर्म्स में निकालने का तरीका बताया था क्या, कि पहले m के टर्म्स में लिखो, पहले m के टर्म्स में लिखो, देन बाकी काम करो, ये बताया था ना हमने। तो यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो पैराबोला होता है वो yt इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y में पैराबोला क्या हो जाएगा, वो xt बराबर y प्लस at स्क्वायर स्ट्रक्चर का हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो xt, हाँ, तो यहाँ से अपने को क्या मिला, y इक्वल्स टू tx प्लस at स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंपेयर कर सकते हैं कि t m का काम कर रहा होगा, हेलो, t जो है वो m का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो t को m से रिप्लेस कर देना है, तो m के टर्म्स में अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा ऑन पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। समझ में बात, एक वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब कि जो सेकंड वाला कर्व है उस पे जो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस m स्क्वायर, क्योंकि a का वैल्यू 1 है। समझ में आया कि नहीं आया, हेलो, ये कन्वर्ट करने सिखाया था हमने, याद आ रहा होगा कैसे करते हैं। तो पहले t के टर्म्स में लिखते हैं y, स्टैंडर्ड पैराबोला y इक्वल टू 4x पे, तो t के टर्म्स में y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला पे लिख लिया, फिर xy इंटरचेंज कर दिया, xy इंटरचेंज करने के बाद फिर क्या करेंगे, xy जब इंटरचेंज हो जाएगा उसके बाद m निकालेंगे कि m क्या होगा, ठीक है। फिर वैसे ही t को m से रिप्लेस करना है कि किससे रिप्लेस करना, समझ आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा बात। तो ये हमने बता रखा था, तो आई होप आ रहा होगा। तो y इक्वल्स टू mx प्लस m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों लाइन सेम है ना। इसका मतलब कि सेकंड वाले कर्व पे अगर m के टर्म्स में टेंजेंट का क्वेश्चन लिखे तो वो ऐसा आएगा, फर्स्ट वाले कर्व पे लिखे तो m के टर्म्स में ऐसा आएगा, और a की वैल्यू 1 है तो यहाँ भी a की वैल्यू 1 डाल दो, 1/m। समझ में आ रहा है बात, ऐसी कहानी हो रही होगी। दोनों सेम लाइन है, कंपेयर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। जब दोनों सेम लाइन कंपेयर करोगे तो mx वैसे भी सेम है, y सेम है, तो cc सेम हो जाएगा। यानी कि 1/m जो है, 1/m जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/m शुड बी इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो यहाँ से जो m क्यूब का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से जो m क्यूब का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -1। सही है क्या, हाँ सॉरी 1 आ जाएगा, m क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को कंपेयर किए सिंपली दोनों लाइन को, तो दोनों का सी बराबर कर दो, क्योंकि y बराबर mx वाला पार्ट तो सेम ही है, c अलग अलग है तो c सेम होगा, कोई दोनों सेम लाइन है। तो 1/m शुड बी इक्वल्स टू m स्क्वायर, तो m क्यूब इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो m का वैल्यू आ गया वो -1 आ गया, सॉरी 1 आ गया, m का वैल्यू जो आ गया वो 1 आ गया। किसी एक में भी डाल दो m की वैल्यू 1, तो अपने आप इक्वेशन निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट विल बी इक्वल्स टू y इक्वल्स टू m के जगह पर 1 डाल दिया, y इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। जबकि पिछले वाला मेथड से अलग आया था ना, -1 आ गया था या कुछ अलग आ गया था शायद, है ना। दोनों में से किसी में भी डालो m की वैल्यू 1 तो दोनों सेम ही लाइन देगा, और दोनों के दोनों क्या सेम लाइन देगा, y इक्वल्स टू x प्लस 1। तो ये जो लाइन आया, जो कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आया वो क्या आ गया, y इक्वल्स टू x प्लस 1। तो हमने तरीका क्या सीखा कि अगर दोनों कर्व नोन हो, अगर बोथ कर्व्स आर नोन, नोन का मतलब क्या हो गया कि m के टर्म्स में टेंजेंट के क्वेश्चन याद है अपने को, लिख सकते हैं m के टर्म्स में। तो दोनों का इक्वेशन, टेंजेंट ऑफ इक्वेशन, दोनों पे टेंजेंट इक्वेशन m के टर्म्स में लिखा, और दोनों का c वाला पार्ट कंपेयर कर दिया, दोनों लाइन को कंपेयर कर दिया,
वहां से m निकल जाएगा, m को डाल दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज मेथड 1, जब बोथ कर्व्स नोन हो। समझ में आया बात? आगे देख लेते हैं मेथड 2। मेथड 2 में कैसे करते हैं? पैराबोला फिर से वही लिख लिया। क्या था पैराबोला? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो एक कर्व C1 है और एक कर्व C2 है। एक कर्व C1 है, एक कर्व C2 है। तो मान लो C1 नोन है हमारे लिए। इस बार हमने C1 को नोन समझा, ये हमारे लिए अननोन है। सपोज अननोन मतलब कि हमको नहीं आता इस पे लिखने m के टर्म्स में। सपोज नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कि मेथड 2 कब लगाएंगे? इफ वन कर्व इज नोन, इफ वन कर्व इज नोन, सबसे छोटा मेथड होगा मेथड 1, है ना। तो मेथड 1 यूज करेंगे, अगर कोशिश करेंगे मेथड 1 यूज करने का। बट कभी ऐसा केस आ सकता है कि एक ही कर्व नोन हो, एक कर्व तुम्हारे लिए अननोन हो, यानी कि ना तो वो पैराबोला हो, ना हाइपरबोला हो, ना एलिप्स हो, ना सर्कल हो। तो क्या कर लोगे, क्योंकि तुम तो इतना ही चैप्टर पढ़े हो, कुछ और ही रहे, तो उस पर तो m के टर्म्स में टेंजेंट क्वेश्चन लिखना नहीं आएगा, याद नहीं है, तो फिर हम नहीं करेंगे उस तरीके से। तो मेथड 2 करेंगे। इफ वन कर्व इज नोन, इफ ओनली वन कर्व इज नोन, है ना, बाकी दूसरा अननोन हो, तो कौन, तो तब क्या करेंगे, तब कैसे मेथड लगाएंगे? तो हमने कहा कि पहले वाले पे m के टर्म्स में लिख लिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो वो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, यानी 1/m। क्योंकि अब जिस पे आता है जो नोन है हमारा, उस पे तो हम टेंजेंट इक्वेशन लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो हमारे लिए नोन है, जो हमारे लिए नोन कर्व है, उस पे m के टर्म्स में टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, तो अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लाइन आया, ये दूसरे वाले के लिए भी टेंजेंट है, क्योंकि कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो दूसरे वाले के लिए भी टेंजेंट है, तो हम क्या करेंगे, जो टेंजेंट का क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करेंगे दूसरे वाले कर्व के साथ, जो अननोन कर्व है उसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको उसके साथ सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? तो जहां जहां y लिखा हुआ है वहां mx प्लस 1/m लिख दो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 4 टाइम्स ऑफ mx प्लस 1/m। सही है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, 4y बोले तो कितना, 4 टाइम्स ऑफ mx प्लस 1/m। तो यहाँ से अपने को x में एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4mx माइनस 4/m इक्वल्स टू 0। अब ये चूंकि x में एक क्वाड्रेटिक मिल गया, तो ठीक है, x में क्वाड्रेटिक मिल गया, तो हमने ये क्या किया, हमने कौन से लाइन को सॉल्व किया कर्व 2 के साथ? हमने टेंजेंट वाली लाइन को सॉल्व किया कर्व 2 के साथ। तो ये दोनों पे टेंजेंट है, पहला वाला पे तो टेंजेंट है ही, है ना, तभी तो ये लिख पाए। तो अगर तुम ये अज्यूम करके चलो कि ये जो लाइन आया y इक्वल्स टू mx प्लस 1/m, ये दूसरे वाले के लिए भी टेंजेंट है, तो अगर तुम इस लाइन को कर्व 2 के साथ सॉल्व करोगे, टेंजेंट को कर्व 2 के साथ सॉल्व करोगे, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, है ना। यानी कि कर्व 2 मान लो ये है और ये टेंजेंट t का इक्वेशन है, तो t जो है इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा होगा, तो रिपीटेड रूट्स आएंगे, यानी x1 रूट आएगा, है ना, यानी x1 x2 अलग अलग नहीं आएगा, सेम आएगा। समझ में आया बात? तो d की वैल्यू क्या नहीं चाहिए, 0 आनी चाहिए, तो d को 0 कर दो। तो d कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर, यानी कि 4m माइनस 4m का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4/m। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ से 16 16 गायब हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा m स्क्वायर प्लस 1/m। सही है क्या? m स्क्वायर प्लस 1/m आना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना इक्वल्स टू 0। m के लिए पिछले वाले में 1 आया था ना, तो इसमें भी 1 आना चाहिए, कहाँ गड़बड़ हुआ है क्या कहीं? b स्क्वायर माइनस 4 ac, तो ये तो प्लस ही आ जाएगा, प्लस 16 कैंसल। पीछे वाले में कोई गलती की देखा, देखो तो एक बार। सर वो पीछे वाले है ना, उसमें y की माइनस, आपने इक्वेशन लिखी थी, वहाँ पे माइनस m स्क्वायर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, गलती की है। m के लिए माइनस, दोनों में अलग अलग थोड़ा आंसर आएगा, दोनों में तरीके से भी आंसर आना चाहिए। तो पीछे वाले मेथड में क्या गलती की थी, m की वैल्यू -1 आनी चाहिए थी, यानी m क्यूब इक्वल्स टू -1 इक्वेशन बनेगा। तो हमने कहीं गलती किया है, कहाँ पे गलती किया बताओ? सर वो y की इक्वेशन लिखने में गलती हुई शायद, वहाँ पे y इज इक्वल टू mx माइनस m स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि वो हम ट्रांसफॉर्म किए ना x अच्छा, को वहाँ y पे। इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ पे देख लो,
कहाँ गलती किया देख लिया, कहाँ गलती किया, तो y इक्वल्स टू टी एक्स माइनस एटी स्क्वायर आ जाएगा। अब t को m से प्लेस करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि माइनस एम स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब कि 1/m बराबर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब एम क्यूब इक्वल्स टू -1, तो एम की वैल्यू -1, तो एम की जब -1 डालेंगे तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, एम की वैल्यू क्या -1 निकली, तो वही गलती था, ठीक है। तो उस टाइम में बोलना चाहिए था, इतना देर से बोल रहे हो। तो एम की वैल्यू -1 आ गया, तो जो टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू -x -1, ये आ जाएगा। देखो कभी कभी टी वाले तरीके से अगर करोगे ना तो तुक्के में ये आंसर मैच कर जाएगा मे बी, बट वो हाँ एक संयोग हुआ, वो एक संयोग हुआ, हमेशा नहीं होगा इसका मतलब, तो रह रहा है बात। तो ऐसा नहीं कि लोगों ने गलत परसेप्शन बना लो, शायद पिछला वाला भी आंसर टी के हिसाब से यही आ रहा था, तो वो एक संयोग हुआ, ये मान ला कि ये संयोग हुआ, वो सही तरीका नहीं है, तरीका ये सही है, ठीक है। तो वो एक संयोग था, तो मैच कभी कभी संयोग से मैच कर सकता है कि टी के टर्म्स में लिख लिए, दोनों को कंपेयर कर दिए, टी का वैल्यू निकाल लिए, टी को डाल दिए, तो वो एक संयोग हो गया। बट रियलिटी में हम टी वाले दोनों इक्वेशन कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों का पैरामीटर अलग अलग है, तो T1 T2 रहेगा तो फिर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, तो अब यहाँ से भी सेमी लाइन का आंसर आना चाहिए, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। तो यहाँ से हमने डी को 0 कर दिया, तो यहाँ से जो मिला अपने को एम क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो एम क्यूब इक्वल्स टू -1, तो एम की वैल्यू -1, ठीक है। अब उसको उठा के डाल दिया जो लाइन लिखे थे, लाइन का क्वेश्चन, तो y इक्वल्स टू एम के जगह -1 डाल दिया, तो y इक्वल्स टू -x -1, ठीक है। तो यहाँ से भी वही कॉमन टेंजेंट आया, तो ये हो गया मेथड 2, जब एक कर्व नोन हो दूसरा कर्व अननोन हो, ठीक है। तो नोन वाले पे टेंजेंट इक्वेशन m के टर्म्स में लिखा, उसको सॉल्व किया कर्व 2 के साथ जो अननोन था, फिर सॉल्व करने पे जो x में क्वाड्रेटिक मिला उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 किया, तो वहां से अपने को m की वैल्यू निकल गई, आंसर आ गया। समझ में आया बात, ये मेथड 2 था। मेथड 3 क्या बोलता है इसी क्वेश्चन का, मेथड 3 में क्या करोगे, जब बोथ कर्व्स आर अननोन, अगर दोनों के दोनों अननोन हो, अननोन मतलब कि अपने को दोनों में से कोई भी कर्व पे टेंजेंट इक्वेशन लिखना नहीं आता है, इन शॉर्ट कहने का मतलब, है ना। तो मान लो कि तुमने आज तक कभी जिंदगी में वाला पढ़ा ही नहीं है सपोज, तो तुम थोड़े ना y² 4 इसका टेंजेंट का इक्वेशन लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, और x² = 4y ऐसे था ना, बिल्कुल। तो हम दोनों में से किसी पे भी टेंजेंट का इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कैसे लिखना है ना। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन है y = mx + c, वो दोनों पे टेंजेंट है, हम अज्यूम कर सकते हैं, है ना, कि लेट द कॉमन टेंजेंट भी y = mx + c, ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये कॉमन टेंजेंट है। इसमें दो वेरिएबल आ गया m और c, ठीक है, m और c की वैल्यू निकालना पड़ेगा इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को पहले वाले कर्व के साथ सॉल्व करेंगे। तो जब हम इस लाइन को पहले वाले कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो mx + c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो यहाँ से x में क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो देखो ये जो लाइन L है वो हमने कॉमन टेंजेंट माना है, दोनों पे कॉमन टेंजेंट है वो, इसका मतलब कि वो कर्व 1 के लिए भी टेंजेंट है, कर्व 2 के लिए भी टेंजेंट है। तो यानी कि कर्व 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो भी d0 आएगा और कर्व 2 के साथ सॉल्व करेंगे तो भी d0 आएगा, ठीक है। तो हमने पहले कर्व 1 के साथ सॉल्व किया तो mx + c का होल स्क्वायर बराबर 4x आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं m² x² + c² + 2mcx - 4x = 0। तो यहाँ से लिख लिए m² x² + 2mc - 4 टाइम्स ऑफ x प्लस c² = 0, ठीक है। ये तब ये बातें लिख लिए। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, क्यों, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि y = mx + c जो है वो कर्व 1 पे टेंजेंट है, तो इसका मतलब कि वो इसके रिपीटेड रूट्स आएंगे, तो d को 0 कर दिया। d को 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, 2mc - 4 का होल स्क्वायर -4ac, तो 4 टाइम्स ऑफ m² × c² बराबर 0। तो b² - 4ac किया 0 के बराबर, 4 कॉमन लेके खत्म कर दो, तो अंदर मिलेगा mc - 2 का होल स्क्वायर -m² c² = 0। फिर लिख लेते हैं m² c² m² c² + 4 यानी a² + b²
माइनस 2ab, तो माइनस 4mc a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सही है, परफेक्ट है। फिर क्या आ जाएगा, माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 0, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4mc इक्वल्स टू 4 से 4 खत्म, तो mc इक्वल्स टू 1। तो m और c में एक ही क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि पहला वाला कर्व के साथ जब हम सॉल्व किए लाइन को और d को 0 किए, तो अपने को m और c में एक ही क्वेश्चन मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। फिर सेम काम करेंगे किसके साथ, कर्व C2 के साथ सेम काम करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। कर्व C2 के साथ भी क्या करेंगे, लाइन को कर्व C2 के साथ सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ y के जगह पे क्या ले सकते हैं, mx प्लस c, तो लिख लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4mx माइनस 4c इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4mx माइनस 4c इक्वल्स 0, ये भी x में क्वाड्रेटिक आ गया। तो इस अब चूंकि ये लाइन L दूसरे वाले दोनों पे कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब दूसरे वाले का भी टेंजेंट है, तो दूसरे वाले में भी d कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कर लो 4m का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4c, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर दिया, तो 16 गायब हो जाएगा, तो यहाँ से m स्क्वायर प्लस c आएगा, क्या देखो तो, हाँ m स्क्वायर माइनस प्लस c, m स्क्वायर प्लस c बराबर 0। तो m और c में दो इक्वेशन आ गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, ठीक है। अब दो इक्वेशन दो रहे, सॉल्व तो हो जाएगा, चाहे कैसा भी इक्वेशन बन जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम c को ले सकते हैं 1/m लिख सकते हैं, तो उसको उठा के दूसरा में डाल दिया, तो m स्क्वायर प्लस 1/m इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से m क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से m क्यूब इक्वल्स टू -1, तो m इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब m की वैल्यू -1 आ गई, तो c की वैल्यू कितना आ जाएगा, c का वैल्यू -1 आना पड़ेगा, तभी तो mc बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो m और c की वैल्यू -1 मिल गया, तो जो कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया वो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -x प्लस c, -x -1, ठीक है, c की जगह पे डाल दिया। तो ये सेम लाइन आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बात। तो ये वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या हो गया, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन हो गया। तो हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, खुद से प्रैक्टिस करना है इसका, तो कर पाओगे तो अच्छी बात है। तो हम इस तरह से कॉमन टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है ना, समझ में आया बात। तो तरीका नंबर 1 कब लगाएंगे, जब दोनों कर्व नोन हो। जब दोनों कर्व नोन होगा तो हमारे लिए चीजें सबसे सिंपल होगी, बहुत जल्दी बना पाएंगे। अगर अपने को दोनों पता है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में, फट से हो जाएगा। दोनों पे m के टर्म्स में लिख लिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और m फिर कंपेयर कर दिया और m की वैल्यू निकल गई। सेकंड वाला मेथड इंटरमीडिएट मेथड कर सकते हो, है ना, जिसमें एक पता है एक नहीं पता है, तो एक बार d0 करना पड़ेगा इसमें, है ना। फिर थर्ड वाला में 2 बार करना पड़ेगा। थर्ड वाला मेथड अवॉइड करेंगे ऑफ कोर्स, यानी कि कोशिश ये रहना चाहिए, सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो मेथड 2 यूज होगा, है ना। मेथड 2 में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो प्रेफरेबल है मेथड 2, ठीक है। और मेथड 1 भी प्रेफरेबल है, मेथड 3 प्रेफरेबल नहीं है। तो आई होप सारा लिख लिए, नहीं लिखे तो लिख लो इसको जल्दी से, इसमें काफी कुछ सीखने को मिला। फिर हम इसमें बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि तुम करते रहना। सर तो एक लिखा नहीं है। हाँ, कौन सा नहीं लिखे हो, मेथड 2 नहीं लिखे हो, चलो लिख लो। हाँ
सर स्लाइड नीचे कीजिए ना। हम्म। ठीक है, हो गया, लिख लो दोनों बातें। हाँ। ओके, तो मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। अगर तुम 5 इंजीनियरिंग एंट्रेंस, अगर 5 एग्जाम देते हो, तुम एंट्रेंस एग्जाम देते हो, अगर 5 में से 3 एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि 5 में से 3 आने के चांसेस हैं। मतलब 5 एग्जाम में से 3 एग्जाम में पक्का ये इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको करके दिखाओ। जैसे हमने कर्वन ले लिया, कॉमन टेंजेंट निकालना है सब में। तो कर्वन ले लिया, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ले लें, 4 ले लिया। चलो, ये एक सर्कल है। कर्व टू कुछ भी ले सकते हैं, कर्व टू मान लो ले लिए हम, क्या ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ले लिया। ठीक है, इसको करना है। तो ये दोनों नोन कर्व हमारे लिए है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि मेथड 1 लगाएं, है ना। नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेथड 2 भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम मेथड 1 लगाएं तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहला वाला पे टेंजेंट के क्वेश्चन बोलो, सर्कल पे क्या हो जाएगा टेंजेंट का क्वेश्चन एम के टर्म्स में। वाई इक्वल्स, याद आ रहा है कुछ सर्कल पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस, ऐसा कुछ पढ़े हो क्या, आर हाँ। अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, हाँ यही पढ़े ना। हाँ, दूसरे वाले पे भी एम के टर्म्स में अपने को पता है, क्योंकि दोनों नोन है तो मेथड 1 लगा रहे हैं बेसिकली। तो दूसरे वाले पे वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो 1 बाई एम। ठीक है, अब दोनों पे अपने को पता है बात। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ से क्या समझ में आ गया, यहाँ से ये समझ में आ गया कि ये वाला बात, यानी दोनों का सी कंपेयर कर दो, दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, यानी प्लस माइनस इतना शुड बी इक्वल्स टू 1 बाई एम। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कुछ मुझसे वही रहा होगा, देख लेते हैं। तो 4 प्लस 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एम स्क्वायर आ रहा है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ m रेस टू 4 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये m स्क्वायर में क्वार्टिक आ गया, यानी कि m स्क्वायर को t मान लो थोड़ी देर के लिए, तो हमें दिख जाएगा। या फिर कोई वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, m स्क्वायर को x मान लो, जो मानना है मान लो। तो m स्क्वायर में एक क्वार्टिक मिल गया, तो m स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो निकाल लेते हैं m स्क्वायर की वैल्यू। m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 यानी कि प्लस 4 इंटू 4ac डिवाइड बाई 2a मतलब 8। तो यहाँ से जो m स्क्वायर की वैल्यू निकला वो क्या निकल जाएगा, देखो m के 2-3 वैल्यू भी आ सकता है, हो सकता है कि 2-3 कॉमन टेंजेंट हो रहा है दोनों कर्व में, है ना। जितना वैल्यू निकलेगा m का उतना कॉमन टेंजेंट होगा। तो -4 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, सही कर रहे ना, 16-16-32। तो यहाँ से कुछ आ रहा है क्या, प्लस माइनस, सही कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन देख लो एक बार। तो अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 32 आ जाएगा। तो रूट 32 को क्या ले सकते हैं, रूट 32 है तो 8 इंटू 4, और 2
4√2। 4√2 लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। हाँ लिख लो 4√2 लिख लो, कुछ कैंसिल भी होता हुआ दिख जाएगा। 4√2 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो देखो नेगेटिव आंसर तो आ नहीं सकता है, यानी कि ये एक्चुअली में दो बात लिखा हुआ है, एक तो माइनस माइनस पर लिखा हुआ है ऐसे, और एक लिखा हुआ है -4 + 4√2 डिवाइड बाई 8। तो ये तो आंसर होने से रहा क्योंकि नेगेटिव है, m स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तब तो इमेजिनरी टेंजेंट आ जाएगा। समझ आया बात? तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं m स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1 + √2 डिवाइड बाई 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये तो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? ये तो अपने मन से क्वेश्चन लिख दिया हमने, तो ऐसा अजीब सा आ रहा है आंसर, बट इतना कैलकुलेटिव डेटा नहीं आएगा, या फिर चलो आ भी सकता है, कोई फर्क थोड़ा ना है। तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 + √2 डिवाइड बाई 2, यही आ जाएगा m की वैल्यू। हेलो, 2m का वैल्यू आ गया। थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा है बट है तो वही बात, समझ में आ रहा है बात। m स्क्वायर की वैल्यू ये है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस दिस प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस। यानी कि कभी भी तुम्हें मान लो m स्क्वायर बराबर अल्फा लिखा हुआ है, तो m की वैल्यू क्या लिखोगे, प्लस माइनस रूट अल्फा लिख सकते हैं, वही बात तो लिखे हम, वेयर अल्फा इज सम पॉजिटिव नंबर, तो है पॉजिटिव नंबर। तो ऐसा कुछ आ गया। कभी ऐसा भी होता है कि m की वैल्यू निकले ही ना, इसका मतलब कॉमन टेंजेंट है ही नहीं। ठीक है, तो अब लिख लो, अब तो समझ में आ ही गया। तो m की दो वैल्यू आ गई, इसके अंदर दो कॉमन टेंजेंट आएगा। ठीक है, तो एक पैराबोला और एक सर्कल के बीच में दो कॉमन टेंजेंट आ सकता है, ये तुम्हारा खुद का इंट्यूशन भी बोल रहा होगा, ऐसा कहानी है ना। एक ऑरिजिन है, ऑरिजिन वाला ऐसा सर्कल है, और एक पैराबोला है, पैराबोला ऐसा है, तो दोनों पे अपने को दिख रहा है सिमेट्री से कि दो कॉमन टेंजेंट आ सकता है। एक टेंजेंट, सॉरी अबे यार, हाँ दोनों पे कॉमन टेंजेंट आ सकता है और वो अपने को सिमेट्री से दिख रहा है। एक मिनट रुको, सिमेट्री से क्या दिख रहा है कि ये ऐसा एक टेंजेंट आ रहा होगा कॉमन टेंजेंट, और एक इस तरह से आ रहा होगा कॉमन टेंजेंट। दो टेंजेंट आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक का स्लोप अगर अल्फा होगा तो एक का माइनस अल्फा होगा, सिमेट्री से भी दिख रहा है अपने को, वही आ भी रहा है। ठीक है, दोनों के क्वेश्चन लिख लिया, खत्म बात। तो करना क्या था इसमें, हाँ किसी एक में भी m डाल दो, जैसे किसी एक में भी m को डाल दो, तो सेकंड वाला में डाल दिया y को m + 1/m दिया हुआ है, तो y = mx, तो m की वैल्यू ये डाल दिया उठा के, y = mx + 1/m। ठीक है, तो एक बार प्लस के साथ डाल दिया और एक बार माइनस के साथ डाल दिया, जो माइनस के साथ वैल्यू आ रहा है m वाला। ठीक है, समझ में आया होगा बात, कर लेंगे आंसर, दो आंसर आ जाएगा। तो यही करना था इसमें, ये एक तरीका था। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, तीसरे तरीके से कर सकते हो, तो हम तुम लोग के ऊपर छोड़ते हैं, करते रहना, है ना। बाकी तरीकों से भी कुछ क्वेश्चन हम और लिख देते हैं ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस होता रहे, और वो कराएंगे नहीं, वो खुद से करना। कुछ भी ले सकते हो अपने मन से। चलो एक सर्कल ले लिए, x² + y² = 4, या 1 ले लो सिंपल बनाने के लिए। चलो फिर एक ले लिया xy = 1। ठीक है, इस दोनों कर्व के कॉमन टेंजेंट निकालना है, जैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लो कि एलिप्स ले लिए, x² / 1 + y² चलो x² / 4 + y² / 1 = 1, एक एलिप्स है। और दूसरा चलो पैराबोला ले लेते हैं, y² = 4x। दोनों की जगह कॉमन टेंजेंट निकालना। फिर और भी ले सकते हो, और कुछ पढ़े हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। चलो हाइपरबोला ले लेते हैं। तो x² / 4 - y² / 1 = 1, और ले लिया x² + y² = 1। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कॉमन टेंजेंट निकालने वाले, है ना। तरीका वही रहेगा जो हम किए। तो ये 3 क्वेश्चन खुद से कर लेना, देखना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये वैरायटी खत्म हो गया कॉमन टेंजेंट वाला।
ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े क्या? हाँ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी। एक और अच्छा क्वेश्चन ले लिया, और इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट टू पैराबोलाज एक पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड दूसरा दिया हुआ है y square equals to 4c times of x minus b cannot have common normal, cannot have common normal other than the axis, other than the axis unless b upon a minus c is greater than 2। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो, इसको अटेम्प्ट करो। इसमें कॉमन नॉर्मल की बात कर रहे हैं, दो पैराबोला दिया हुआ है अलग अलग, हो रहा है कि दोनों का कॉमन नॉर्मल नहीं हो सकता है अदर देन एक्सिस जब तक कि b अपॉन a माइनस c ग्रेटर देन 2 ना हो। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है, क्या अप्रोच लगा रहे हो, बताओ थोड़ा। Prove that the two parabolas this and this cannot सर have वो common। C को इक्वेट कर रही हो और आ गया किसको इक्वेट कर रहे हैं? C को, दोनों। नॉर्मल के इक्वेशन के C को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हाँ एकदम परफेक्ट बात है। तो पहले वाले में नॉर्मल का इक्वेशन सब लोग यही कर रहे होगे, अच्छा आया, बिल्कुल सेम काम करना है एग्जैक्टली तो कर लो, आ ही गया होगा, तुम सही तरीका कर रहे हो। बाकी लोग भी सेम काम कर लो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे नॉर्मल का इक्वेशन अपने को आता है लिखने, और वो क्या होता है y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। यहाँ पे m के टर्म्स लिखने में फायदा है, t के टर्म्स में लिखने में गड़बड़ है, समझ में आ रहा है बात, है ना? अलग अलग पैरामीटर हो सकता है तो फिर t1 t2 वाला सीन आ जाएगा, गड़बड़ हो सकता है, तो हम ऐसे करेंगे। तो ये तो आ गया पहला वाला पे नॉर्मल का इक्वेशन। दूसरे वाले पे नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो दूसरा वाला भी, दूसरे वाले में a का काम, जो पहले वाले में जो काम a कर रहा है दूसरे वाले में वो काम c कर रहा है, ठीक है? और पहले वाले में जो काम x कर रहा है दूसरे वाले में वो काम x माइनस b कर रहा है। तो m टाइम्स ऑफ x माइनस b माइनस 2cm माइनस cm क्यूब, ये आ जाएगा। ये सेकंड नंबर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया। तो ये सेकंड नंबर के पैराबोला पे नॉर्मल का क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू mx माइनस bm, या फिर ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2c प्लस bm माइनस cm क्यूब। तो ये सेकंड वाले पे नॉर्मल का क्वेश्चन लिख लिया, और फर्स्ट वाले पैराबोला पे नॉर्मल क्वेश्चन लिख लिया, दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिया। अगर कॉमन नॉर्मल होगा दोनों सेम लाइन होगा, है ना? अगर दोनों सेम लाइन होगा तो दोनों का जो c वाला पार्ट है यानी कांस्टेंट टर्म का जो पार्ट है वो सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब कि दिस पार्ट शुड बी इक्वल्स टू दिस पार्ट। कंपेयर किया दोनों लाइन को 1 एंड 2 को, दोनों को जब इक्वल इक्वेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस 2am माइनस am क्यूब इक्वल्स टू माइनस 2c प्लस b टाइम्स ऑफ m
माइनस 2c प्लस बी टाइम्स ऑफ m माइनस सी एम क्यूब, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो माइनस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नाम की चीज है ही नहीं, सारा माइनस कैंसिल हो गया। m कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, पूरे में से m कॉमन ले सकते हैं, या फिर यूं कहो कि m को कॉमन लेके कैंसिल करोगे पूरे में से तो m बराबर 0 आंसर आएगा, एक आंसर तो आएगा m बराबर 0, ठीक है ना। या सबको एक साइड लाओ, जैसे भी करना है कर लो। तो अगर m को पूरे में से कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो अपने को m बराबर 0 एक आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब कि m बराबर 0 तो एक नॉर्मल आ ही जाएगा, और m जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 यानी x एक्सिस, जो कि एक्सिस है पैराबोला का। तो इसका मतलब कि एक्सिस तो नॉर्मल आ गया, पक्का आएगा, वो तो हमेशा ही आएगा नॉर्मल, है ना, वो तो हमेशा नॉर्मल आएगा। जो बच गया, उसके अलावा जो बच गया वो क्या बच जाएगा, 2a प्लस m स्क्वायर, सॉरी 2a प्लस am स्क्वायर, 2a प्लस am स्क्वायर बराबर 2c प्लस b प्लस cm स्क्वायर, ऐसा कुछ मिल रहा होगा। सबको एक साइड लाया तो 2 टाइम्स ऑफ a माइनस c, 2 टाइम्स ऑफ a माइनस c माइनस b इक्वल्स टू c माइनस a m स्क्वायर, ऐसा ही कुछ बनना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है। हाँ फिर क्या कर लेंगे, c माइनस a को डिवाइड कर दो, या फिर हाँ ठीक है, 2a माइनस c अपॉन c माइनस a माइनस b अपॉन c माइनस a इक्वल्स टू m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा -2 माइनस b अपॉन, अपने को एक्सप्रेशन में a माइनस c दिया हुआ था, उसको प्लस लिख लो, तो प्लस a माइनस c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले को पलट के लिख दिया, तो b अपॉन a माइनस c इक्वल्स टू m स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो चीज है ये m रियल कब आएगा, m रियल कब आएगा, जब ये चीज पॉजिटिव हो तभी रियल आ सकता है, अदरवाइज तो नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वालिटी भी लगा सकते हो तुम, अनलेस तो 0 के बराबर m के लिए 0 इक्वालिटी, तो फिर 2 ही रूट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई 0 से बड़ा कर दिया सिंपली, तो m स्क्वायर यानी कि ये जो चीज है वो 0 से बड़ा हो जाए तभी हम बोल सकते हैं कि m की वैल्यू रियल आएगी, है ना। एक तो m का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब कि m का वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हो गया, लाइन कौन सा मिल गया, m के लिए 0 डाल दो तो y बराबर 0 यानी कि x एक्सिस, यानी कि एक्सिस ऑफ पैराबोला वो नॉर्मल हो गया, एक नॉर्मल निकल चुका है। बाकी 2 नॉर्मल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। तो बाकी 2 नॉर्मल तभी निकलेगा जब 2 और m का वैल्यू आएगा। तो बाकी 2 और m का वैल्यू कब आएगा, जब ये चीज जो है वो 0 से बड़ा होगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा देते, सपोज हम यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू बोल सकते हैं ऑफकोर्स, तो इक्वल टू 0 लगाते तो फिर m का वैल्यू 0 ही आ जाता ना। अगर इक्वालिटी होता तो m का वैल्यू तो वो तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो फिर एक ही नॉर्मल को 3 बार 0 रूट आ जाता, यानी कि 3 बार रूट 0 रिपीट हो जाता, 3 बार रूट आ जाता, तो एक ही नॉर्मल आता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए हम 0 से बड़ा करेंगे इसको, इक्वालिटी नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 0 आ चुका है आंसर में, m के लिए 0 आ चुकी है। तो बाकी अदर नॉर्मल कैसे निकलेगा, जब ये चीज 0 से बड़ा हो जाए तभी बाकी नॉर्मल निकल सकता है, यानी कि b अपॉन a माइनस सी माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b अपॉन a माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 2। आया समझ बात, हेलो, लिख लो इसको। तो ये भी खैर फेमस क्वेश्चन ही है, ये भी तुम्हें बहुत जगह मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। हो गया क्या? हाँ हाँ चलो और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, 3 नॉर्मल्स from a point to the parabola y square equals to 4x meet the axis of parabola
meet the axis of parabola in points whose abscissa का स्पेलिंग सही है क्या, देख लेना एक बार, शायद गलत लग रहा है, या जो भी हो, शायद एसएस होता है, whatever it is, है ना, whose abscissa are in AP, find locus of point. Find locus of point. तो किसी पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और वो मीट द एक्सिस ऑफ पैराबोला इन पॉइंट्स हुज एब्सिस आर इन एपी। तो वो तीनों नॉर्मल जो है, मतलब कहानी कुछ ऐसा है, डायग्राम बना के दिखाता हूँ। कहीं कोई हवा में पॉइंट ले लिया, P, ठीक है, तो जिसका लोकस निकालते हैं उसको h, k मानते हैं। तो यहाँ से 3 नॉर्मल ड्रॉ हुआ, एक नॉर्मल ये मान लो हो सकता है, ठीक है, एक नॉर्मल ये भी हो सकता है मान लो, और एक नॉर्मल इधर हो सकता है ऑफ कोर्स। तो उसको जब एक्सटेंड करेंगे तो वो कहीं एक्सेस को कट करेगा ना, पीछे की तरफ, यहाँ पे कहीं। तो ये मान लो कि इस तीनों का जो एब्सिसा है, जो एक्सपोनेंट एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि मान लो एक्सिस को ये पॉइंट ए पे कट कर रहा है, ये पॉइंट बी पे कट कर रहा है, पॉइंट सी पे कट कर रहा है। तो ए मान लो x1, 0 आ रहा होगा, ए का कोऑर्डिनेट मान लो x1, 0 आ रहा होगा, बी का कोऑर्डिनेट x2, 0 आ रहा होगा, और सी का कोऑर्डिनेट x3, 0 आ रहा होगा। तो x1, x2, x3 एपी में है, x1, x2, x3 एपी में है, तो अपने को पॉइंट पी का लोकस चाहिए, ठीक है, अटेम्प्ट करो। इसमें करना क्या है देख लिया, पॉइंट पी से 3 नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई भी नॉर्मल अगर ड्रॉ किया जाए, नॉर्मल इक्वेशन होता क्या है, नॉर्मल इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू माइनस tx प्लस 2at प्लस at क्यूब, ठीक है। कोई भी पैराबोला है मान लो, कोई भी नॉर्मल है सपोज, तो नॉर्मल एक्सिस ऑफ पैराबोला को कहाँ पे कट करेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल जो है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला को कहाँ पे कट करेगा, वो निकालना है। इसका मतलब y को 0 रखना है, तो x की वैल्यू जो आएगी वही पे कट करेगा। तो t कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2a प्लस at स्क्वायर। तो ये याद होना चाहिए कि ये याद ही कर लो, है ना, ये बहुत काम का चीज है और याद होना भी चाहिए ऑफ कोर्स। जैसे मान लो कोई भी नॉर्मल है t पॉइंट पे, तो वो एक्सिस को कट करता है 2a प्लस 8t स्क्वायर, 0 पॉइंट पे, ठीक है ना। तो अपने को एक चीज समझ में आ गया। तो वैसे ही सेम लॉजिक से अगर हम देखें, अगर सेम तरीके से अगर देखा जाए, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, t1 के टर्म्स में लिख लो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। तो मान लो कि ये t1 है, ये t2 है और ये t3 पॉइंट है, ठीक है। तो t1 यानी कि पॉइंट ए, ये तो खैर तो यूज कर चुके हैं, तो चलो कुछ भी है, t1 पे नॉर्मल ड्रॉ किए, तो पॉइंट ए क्या आ जाएगा, पॉइंट ए आ जाएगा हमारा t1 के अकॉर्डिंग, पॉइंट ए आ जाएगा a2a प्लस a t1 स्क्वायर, यानी ये x1 आ जाएगा, कह सकते हो इतना, 0, तो x1 ये आ जाएगा, कह सकते हैं, ठीक है। तो x1 विल बी इक्वल्स टू दिस, x2 क्या आ जाएगा, सिमिलर तरीके से 2a प्लस at2 स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही x3 क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा 2a प्लस at3 स्क्वायर, ठीक है। x1, x2, x3 तीनों मिल जाएगा। अब अपने क्वेश्चन बोल दिया कि तीनों एपी में है, तीनों क्या है, एपी में है, तो इसका मतलब कि at1 स्क्वायर, अगर यानी कि ये टर्म और ये टर्म एपी में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी एपी के सारे टर्म्स में से कोई नंबर घटा देते हैं, तो भी रिजल्टेंट जो सीक्वेंस होता है वो एपी में ही होता है, ठीक है। तो सब में 2a घटा दो, तो at1 स्क्वायर, a2t2 स्क्वायर और at3 स्क्वायर, ये भी एपी में ही होगा,
है ना। अगर x1 x2 x3 एपी में है तो ये भी एपी में होगा। सब में क्या किए 2a घटा दिए। तो अगर सेम नंबर तीनों सारे टर्म्स में अगर घटाते हैं एपी किसी सारे टर्म्स में तो भी रिजल्टेंट सीक्वेंस एपी में ही होता है। फिर किसी नंबर से डिवाइड भी कर देंगे अगर हम, तो सारे जो नंबर्स मिलेंगे वो एपी में ही होंगे। तो t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर, t3 स्क्वायर ये भी एपी में ही होगा। हेलो, समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब कि अपने को क्या समझ में आएगा कि t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर, t3 स्क्वायर क्या है, एपी में है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2t2 स्क्वायर बराबर t1 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर। ये बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नाम की चीज ऑफ कोर्स नहीं है ना। ओके, हमने दोनों साइड क्या किया, t2 स्क्वायर ऐड कर दिया अपने मर्जी से, दोनों साइड t2 स्क्वायर ऐड कर दिया। तो इधर कितना मिल जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ t2 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर। तो इसका मतलब कि समेशन ऑफ t स्क्वायर या फिर समेशन ऑफ t1 स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। समेशन ऑफ t1 स्क्वायर निकालने अपने को आता है, कैसे निकालेंगे समेशन ऑफ t1 स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे समेशन ऑफ t1 का होल स्क्वायर माइनस 2 समेशन t1 t2। हेलो, सही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला था कि समेशन t1 क्या होता है 0, यानी t1 प्लस t2 प्लस t3 क्या होता है 0, है ना। और समेशन t1 t2 क्या होता है वो निकालने का तरीका बताया था, वो क्या आया था 2a माइनस h अपॉन a, याद आ रहा होगा। तो -2 टाइम्स ऑफ, हाँ तो एग्जाम में अगर नहीं याद रहेगा तो कर लेना, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 माइनस h अपॉन a कैसे करोगे, तो वही तरीका पता ही है, h के से पास करा देना, नॉर्मल का क्वेश्चन लिख के और वहां से आ जाएगा, ठीक है। t में क्यूबिक बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ओके, माइनस को अंदर ले लो थोड़ा अच्छा दिखे, तो 2 टाइम्स ऑफ h माइनस 2 है, ऐसा कुछ बन जाएगा अपॉन a। तो यह आ जाएगा 3t2 स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ से t2 स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a अपॉन 3a, ऐसा कुछ आ जाएगा। t2 स्क्वायर का वैल्यू ये आ जाएगा। तो ठीक है, t2 स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, यानी कि t2 का वैल्यू निकल गया इन शॉर्ट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a अपॉन 3a, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस तरह से t2 का वैल्यू h के टर्म्स में निकाल लिया, h के टर्म्स में t2 का वैल्यू निकाल लिए। संयोग की बात है इसमें k नहीं आया, कोई बात नहीं है ना। h के मतलब अपने को लोकस निकालना है, यानी कि एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें सिर्फ h दिखे, k दिखे और कुछ और ना दिखे, और गिवन टर्म्स दिखे। जैसे गिवन टर्म्स में क्या क्या है, a है तो a दिखे, h दिखे, x दिखे, मतलब a दिखे, h दिखे और k दिखे, इसके अलावा कुछ और दिखना चाहिए। तो कोई अच्छी बात है k भी नहीं दिख रहा तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये t2 बराबर ऐसा कुछ लिख दिए, तो t2 बराबर ये लिख दिए। तो अब अपने हम क्या करेंगे कि जो पीबी लाइन है, ये जो पीबी नॉर्मल है, देख पा रहे हो बात को, पीबी नॉर्मल का क्वेश्चन लिखोगे तो क्या लिखोगे, पीबी नॉर्मल का क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग। तो पीबी जो नॉर्मल है उसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू माइनस tx यानी कि माइनस t2x माइनस 2a सॉरी प्लस 2a t2 प्लस 8t2 क्यूब, ये लिख सकते हैं ना। और ये hk से पास कर रहा है, हेलो, यानी hk से पास कर रहा है ना, ये hk से कौन, pb नॉर्मल hk से पास कर रहा है, आपने को पता है, ठीक है ना। तो हाँ, तो इसमें hk डाल दिया, तो k इक्वल्स टू माइनस t2h प्लस 2a t2 प्लस 8t2 क्यूब, ठीक है। अब वेरिएबल के नाम पे सिर्फ t2 रह गया, तो t2 का वैल्यू निकला हुआ है तो उसको डाल दो उठा के। तो k इक्वल्स टू t2 यहाँ पे क्या डाल देंगे, अंडर रूट ऑफ माइनस जो भी आया, माइनस अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a अपॉन 3a टाइम्स ऑफ h प्लस 2a t2h प्लस 2a t2, जो भी आया चलो कर लो। तो t2 कॉमन ही लेते तो ज्यादा फायदे में रहते हैं, या चलो ठीक है फिर से t2 लिख लिया, तो 2a टाइम्स ऑफ t2 में वही कहानी, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a। अब तो आ गया आंसर, बस दिखने में लंबा लग रहा है, आ गया, कहानी तो ये है, प्लस 8t2 क्यूब, तो a टाइम्स ऑफ t2 क्यूब, तो t2 क्यूब भी लिख ही सकते, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो स्क्वायर रूट का होल क्यूब कर देना, 2 टाइम्स ऑफ
h माइनस 2a डिवाइड बाई 3a का होल क्यूब। ठीक है, तो इसमें सिर्फ h के और a दिख रहा है, यही लोकस हो गया। समझ में आया बात? हाँ हाँ बस यही करना, हाँ यही करना था। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, जो भी कहानी है पूरा बात। हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और ले लिया जाए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन। रुको, इतना लंबा क्वेश्चन कौन लिखे, शेयर कर रहे हैं हम, एक मिनट रुको, तो इसमें इसी में लेते आता हूँ। जस्ट वेट। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बोल क्या रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला दिस at the points P and Q whose inclination to the axis are theta 1 and theta 2। ठीक है, तो कोई पैराबोला है, उसके 2 पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, और उसका इंक्लिनेशन थीटा 1 थीटा 2 दिया हुआ है। इफ A be the vertex of parabola and the circles on AP and AQ as diameters intersect in R, ठीक है, and AR be inclined at an angle phi to the axis, then prove that cot theta 1 plus cot theta 2 plus 2 tan phi equals to 0। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे तो थोड़ा मुश्किल है इसका डायग्राम बनाना। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पैराबोला दिया हुआ है y² इक्वल्स टू 4x। तो पैराबोला लिख लेते हैं y² इक्वल्स टू 4x। मान लिया जाए ये पैराबोला है हमारा, दिस पैराबोला इज y² इक्वल्स टू 4ax पैराबोला। इस पे 2 पॉइंट है P and Q, इस पे कहीं एक पॉइंट P ले लिया, कहीं एक पॉइंट Q ले लिया। Tangents are drawn to the parabola this at the points P and Q। तो पॉइंट P और पॉइंट Q पे टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया, तो ड्रॉ कर लो। पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, पॉइंट Q पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, शायद सही बन रहा होगा। हाँ, तो बोल रहा है कि जो पॉइंट P पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसका जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा 1 है। इसका मतलब कि पहले वाले का जो इंक्लिनेशन दिया हुआ है, पहले वाले का जो एंगल है वो थीटा 1 है, और दूसरे वाले का जो एंगल है एक्स एक्सिस से वो थीटा 2 है। समझ आया बात? इसका मतलब कि इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि पहले वाले टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो tan थीटा 1 होगा, दूसरे वाले टेंजेंट का जो स्लोप होगा, है ना, यानी कि m2 बोल दो, m1 tan थीटा 1 आ गया तो m2
दूसरा टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा वो tan थीटा 2 हो जाएगा। इन शॉर्ट कहना ये चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि ए जो है वो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, यानी कि ऑरिजिन को ए बोल दिया गया। तो बोल रहा है कि द सर्कल्स ऑन एपी एंड एक्यू एज डायमीटर। तो एपी को डायमीटर मान के और एक्यू को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया गया। तो एपी को ज्वाइन कर लो, फिर एक्यू को ज्वाइन कर लो। चलो, तो एपी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और एक्यू को भी डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो एपी को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा, शायद दिख रहा होगा, बात पता नहीं। ऐसा मान लो एपी को डायमीटर मान के ऐसा सर्कल बन गया सपोज, ठीक है। फिर एक्यू को डायमीटर मान के कैसा सर्कल बन जाएगा, एक्यू को डायमीटर मान के सर्कल बनाया, वो मान लो ऐसा बन गया। अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा बट मान लो वह बहुत ही खराब बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत खराब बन रहा है, बनने दो। सपोज ऐसा एक्यू को डायमीटर मान के सर्कल बनाया तो ये सर्कल बन गया, समझे आप बात। तो दोनों सर्कल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट आर पे। तो ए आर का जो इंक्लिनेशन है, ए आर का जो हाँ, तो ए आर का जो इंक्लिनेशन है वो फाई एंगल है एक्स एक्सिस से। तो अपने को वो प्रूफ करना है, यानी कि स्लोप ऑफ ए आर कह सकते हैं, स्लोप ऑफ ए आर, यानी इसको m3 बोल देते हैं। m3 की वैल्यू कितनी है, tan फाई, ठीक है। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, 1/m1, इन शॉर्ट कहने का मतलब प्रूफ क्या करना है अपने को, लिख सकते हैं 1/cot थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा 1। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस 2 tan फाई को क्या लिख सकते हैं, tan फाई को तो m3 लिखे थे, प्लस 2m3 बराबर 0। ये प्रूफ करना है, 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस 2m3 बराबर 0, बेसिकली ये प्रूफ करना है। ऐसा कुछ कहानी आ गया, ठीक है। डायग्राम समझ में आया क्या, हेलो। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है बट समझ में आ रहा होगा, है ना, आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा स्टोरी चल रहा है इसमें। तो कहाँ से शुरू करें, क्या सोचना शुरू करें, ये क्वेश्चन बन जाए। तो मुझे ये बताना कि अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम कुछ मान लेते हैं, पॉइंट, चलो यहाँ नीचे भी लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को मान लो T1 बोलते हैं, है ना, या 8T1 स्क्वायर कॉमा 2 8T1 बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P कैसे लिखते हैं, y बराबर क्या लिखते हैं, yt इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। तो yt1 इज इक्वल्स टू x प्लस at1 स्क्वायर, यही लिखते हैं। तो y की वैल्यू क्या जाती, 1/t1x प्लस at1, ऐसे कुछ होगा ना। तो इसका मतलब कि जो m1 आया वो एक्चुअली में क्या आ गया, 1/t1 आ गया। हेलो, m1 कितना आ गया, 1/t1 आ गया। तो इसका मतलब कि t1 कितना आ गया, 1/m1 आ गया। आ रहा है समझ बात, t1 कितना आ गया, 1/m1 आ गया, ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर तुम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट को, पॉइंट Q भी तो उसी पे लाई कर रहा है, पैरेलल पे लाई कर रहा है, तो उसको हम 82 स्क्वायर कॉमा 282 मानते हैं। तो टेंजेंट इक्वेशन सही लिखते हैं, बस t1 यहाँ पर t2 आया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t2 बराबर 1/m2। हेलो, समझ में आ रहा है बात। तो 1/m1 1/m2 का वैल्यू निकल गया। अब अपने को AR का वैल्यू निकालना है, ठीक है, मतलब AR का स्लोप निकालना है। तो AR का स्लोप कैसे निकाला जाए, तो AR कॉमन कॉर्ड है क्या दोनों सर्कल का, हेलो, दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड कौन है, AR कह सकते हो काइंड ऑफ। तो ऊपर में एक ब्लैक से सर्कल बनाया, AP को डायमीटर मान के सर्कल बनाया, वो C1 है। तो C1 का इक्वेशन बोल दो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ C1, सर्कल 1 का इक्वेशन चाहिए अपने को। तो उसमें AP को डायमीटर मान रहे हैं, तो सर्कल का इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1। 2-3 लोग जो सर्कल नहीं पढ़े वो देख लो,
उसको थोड़ा कम समझ में आ सकता है ये क्वेश्चन, बट तरीका वही है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। ये सर्कल का इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में, मान लो कोई भी सर्कल है, उसके डायमीटर का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 इंटू x2, y2, तो जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो ये होता है। ठीक, कैसे होता है, क्या होता है, ये तो खैर सर्कल में ही पढ़ पाओगे, बट अभी जान लिया कैसा कुछ होता है। तो C1 का इक्वेशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो x1 क्या आ जाएगा 0 और y1 क्या आ जाएगा 0, समझ आ रहा बात। तो जो इक्वेशन सर्कल आ जाएगा, क्योंकि a पॉइंट है ना, एक कोऑर्डिनेट तो a है, तो x1 की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, y1 की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, क्योंकि a ऑरिजिन है। और x2 की वैल्यू कितना आ जाएगा AT1 स्क्वायर प्लस y टाइम्स ऑफ y माइनस y2 क्या ले सकते हैं 2AT2, सॉरी 2AT1, मतलब AT1 स्क्वायर 2AT1 यही होता है ना। तो y2 यानी कि x2 y2 क्या आ जाएगा AT1 स्क्वायर 2AT1, यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को लिख लिया x2 y2, समझ आया बात है ना। हाँ। तो दिस थिंग बराबर 0, ये हमारा आ गया सर्कल 1 का इक्वेशन। तो सर्कल 2 का इक्वेशन कैसे लिखोगे, सर्कल 2 के इक्वेशन में क्या आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, T1 की जगह पर T2 आ जाएगा, क्योंकि इस बार हमने AQ को डायमीटर माना है ना। इस बार हमने AQ को डायमीटर मान के जो ऑरेंज से बना हुआ है सर्कल, वो सर्कल का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो A2 को सॉरी क्या बोल रहे थे, AQ को डायमीटर मान के अगर हम सर्कल बनाए तो उसका इक्वेशन भी ऐसा ही कुछ आ जाएगा, बट फर्क किया जाएगा कि T1 की जगह पर T2 आ जाएगा, क्योंकि जो काम पॉइंट P कर रहा था उसमें पॉइंट Q कर रहा है, बात तो बराबर ही है। तो y माइनस कितना आ जाएगा AT2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमने सर्कल 1 निकाल लिया, सर्कल 2 निकाल लिया, समझा बात। सर्कल 1 का इक्वेशन निकाल लिया, सर्कल 2 का इक्वेशन निकाल लिया। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, मान लो दो सर्कल है और दोनों सर्कल का, एक सर्कल का इक्वेशन C1 है, एक सर्कल का इक्वेशन C1 है, एक सर्कल का इक्वेशन C2 है, दोनों का कॉमन कॉर्ड मान लो AB है सपोज। तो AB का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, C1 माइनस C2, याद आ रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, AR इज द कॉमन कॉर्ड, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को याद आया क्या, हेलो, नहीं आया। दो सर्कल के कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या आता है C1 माइनस C2, इसमें किसी को डाउट है, हेलो, नहीं ना, आता है ना, इतना तो पता ही है, पढ़े होगे सर्कल में, वरना फिर इसको भी हाँ। एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो दो सर्कल है C1 एंड C2, उसका जो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन होता है वो दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा दो सिंपली, तो उसके कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाएगा। तो AR क्या है, कॉमन कॉर्ड है दोनों सर्कल का, हमारे क्वेश्चन में AR क्या है, कॉमन कॉर्ड है, तो AR का इक्वेशन कैसे मिलेगा, C1 माइनस C2 करके मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ AR लिख लिया, मतलब इक्वेशन ऑफ AR लिखेंगे तो वो कैसे निकल जाएगा, वो C1 माइनस C2 के इक्वेशन करके निकल जाएगा। दोनों इक्वेशन को घटाओ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x के साथ क्या मिलने वाला है अपने को, x के साथ मिलने वाला है a टाइम्स ऑफ T2 स्क्वायर माइनस a टाइम्स ऑफ T1 स्क्वायर, C1 C2 करेंगे तो x के साथ यही मिलेगा क्या, हेलो, देख पा रहे बात को, a टाइम्स ऑफ T2 स्क्वायर माइनस a टाइम्स ऑफ T1 स्क्वायर, सही है, यही मिलना चाहिए। वैसे ही y के साथ क्या मिलेगा 2a टाइम्स ऑफ T2, अच्छा T2, हाँ यहाँ पे 2a T2 सॉरी A T2 स्क्वायर कैसे लिख दिया, सेम सेम यहाँ पे 2a T2 लिखना था, हाँ। तो 2a y के साथ क्या मिलेगा देख लिया, y के साथ मिलेगा 2a T2 माइनस 2a T1, सही है क्या, बस दोनों घटा दो दोनों इक्वेशन को C1 माइनस C2, इतना तो कर ही सकते हो, इतना बराबर 0, ऐसे कुछ आ जाएगा। अब इस लाइन का स्लोप AR का स्लोप आ जाएगा, और AR का स्लोप किसके बराबर है tan phi के बराबर है ना, यानी M3 है, कह सकते हो। तो M3 बराबर tan phi बराबर ये चीज है ना। तो स्लोप क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस a टाइम्स ऑफ T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो 2a बाहर कॉमन ले लिया, T2 माइनस T1, सही है। a से खत्म, तो कितना आ जाएगा -1/2 इंटू, ऊपर में एक इक्वेशन आ जाएगा T2 माइनस T1 और एक आ जाएगा T2 प्लस T1, वैसे फैक्टर कर लिया ऊपर वाले का, और नीचे में क्या है T2 माइनस T1, तो ये कैंसल, ठीक है। तो जो tan phi आ गया,
या 2 tan phi आ गया, whatever 2 tan phi आ गया, वो कितना आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ T2 प्लस T1, यही आ गया ना। तो अपने को प्रूफ क्या करना था, अपने को प्रूफ करना है था 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस 2m3 बराबर 0। तो 2m3 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस T1 प्लस T2, ठीक है। और T1 का वैल्यू कितना आ गया 1/m1 और T2 का वैल्यू कितना आ गया 1/m2। तो ठीक है, यानी कि अपने को प्रूफ करना था कि m1 प्लस m2 प्लस 2/2m3 सॉरी 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस 2m3 क्या आएगा, तो वो 0 आएगा। तो 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस 2m3 को 0 प्रूफ करना था अपने को, ये क्वेश्चन में करना है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से 1/m1 की वैल्यू कितनी आ गई, T1, ये निकला हुआ यहाँ पे देख लो, है ना। T1 आ गया 1/m1 की वैल्यू, 1/m2 वैल्यू कितना आ गया, T2 आ गया। तो T1 प्लस T2 प्लस 2m3 की वैल्यू कितना आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2, तो 0 आ गया, क्या प्रूफ हो गया, आया समझ में बात, हेलो, है ना। तो इसमें सर्कल लगा बेसिकली, ये तो पैराबोला का ज्यादा कुछ खास लगा ही नहीं, थोड़ा बहुत बात ही लगा। तो बस इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर बाकी ट्यूटोरियल क्लास में देखते हैं आगे कुछ। हाँ सर। सर ट्यूटोरियल आज 4 बजे तक ही होगा ना? हाँ हाँ 4 बजे तक ही होगा सर 3 या 3:15? 3 बजे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बजे आ जाना, है ना। हाँ बट कोई 3 बजे बोलेंगे तभी 5 मिनट तो सब आने में टाइम लगा ही जाता है लेट, थोड़ा जल्दी आ जाना, ठीक ठीक है। तो कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो।